आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है क्योंकि आप इस वीडियो का जो है वो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया और आप लोग इस वीडियो के लिए वेट कर रहे थे, तो आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं DSSB PGT उर्दू के ताल्लुक से, जिसका एग्जाम 3 नवंबर 2022 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तमाम बच्चों का उर्दू में, मेल या फीमेल का, सबका जो सेंटर है वो एक ही जगह गया था और काफ़ी सारे जो बच्चे वहाँ पर एग्जाम देने गए थे। और इस बार जो एब्सेंट है वो थोड़ी सी कम रही क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो बेरोजगार हैं और वो किसी भी तरह से रोजगार पाना चाहते हैं। हालांकि सीटें कम थी, लेकिन इससे जो है जो बच्चे मेहनत करके आए होंगे, अगर उनका सिलेक्शन भी नहीं होगा तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्ड हुआ होगा। ये बात हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं काफ़ी सारे बच्चों के फीडबैक के मुताबिक। और इस वीडियो का जो लेट आने की वजह रही वो यही रही कि काफ़ी सारे बच्चों उसको एनालिसिस करके उनसे फीडबैक लेने के बाद ही हम लोग जो है वो किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं ताकि आपको ऑथेंटिक और राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग DSSB PGT के पेपर के लेवल के बारे में बात करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें जो थोड़ी बहुत गलत हुई है उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। लेकिन रोशनी डालने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे एग्जाम देने गए थे तो उनको थोड़ी सी जो है वो गौर फिक्र करनी चाहिए, खास तौर पे क्योंकि आप जो है वो PGT के एग्जाम देने जा रहे हैं। आप लेक्चरर बनेंगे, आप खुद एक टीचर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम के क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। क्योंकि वहाँ पर जो है एक तरह से खलबली मच गई थी क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को जो है वो इंस्ट्रक्शन नहीं पता था और उसकी अकॉर्डिंग जो है वो ड्रेस कोड पहन के नहीं गए थे। इससे जो पता चलता है कि आपके तालीम का जो लेवल है या आपका जो एजुकेशन का सिस्टम है वो कितना ख़राब है। आपको जो है ये नहीं पता कि आपको एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल वहाँ पे फॉलो करने चाहिए। और हमने चौक एंड डस्टर अकेडमी ने आपको इसके बारे में बहुत ही पहले इन्फॉर्म कर दिया था और आपके सारे डाउट को जो है एक सेमिनार भी ऑर्गेनाइज किया गया था कि आपको किस तरह से और किस लेवल पे जो है वो आपको ड्रेस कोड, एग्जाम का लेवल और आपके साथ क्या क्या चीज़ें ले जानी है, सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया था। लेकिन फिर भी जो है काफ़ी सारे बच्चे जो है वो कह सकते हैं गलतियां हुई या बाय मिस्टेक उनसे ये चीज़ें हो गई। तो आइंदा जब आप किसी भी एग्जाम को देने जाएं तो ध्यान रखें, अगर आपके पास कोई ड्रेस कोड का वहाँ मेंशन किया गया है तो वहाँ पे आप लोग ज़रूर उस ड्रेस कोड को फॉलो करने जाएं। अदरवाइज आप जो है वो एग्जाम ना देने जाएं क्योंकि इससे जो है वो एक पर्टिकुलर लोगों को जो है बहुत तकलीफ होती है। आपने देखा भी होगा जब आप एग्जाम सेंटर पे गए होंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारी बातें जो हुई थी। बहरहाल ये सारी चीज़ें अब हो गई तो हो गई, अब उस पर कोई आइंदा के लिए आप लोग ख्याल रखें कि आपको आने वाले वक्त में जो है वो कैसे करना है, क्योंकि इससे जो है वो आपके आने वाले वक्त में आप ये गलती जो है वो दोहराए ना। तो चलिए फिर बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। और आज का हमारा मौजू है DSSB PGT उर्दू एग्जाम के रिव्यू के बारे में। तो आपको पता होगा कि उसमें जो है वो सेक्शन वाइज सारी चीज़ें डिवाइड होती हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दो तरीके से होता है। पहले पेपर में 5 सेक्शन होते हैं जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी और इंग्लिश आते हैं। ये इसी 5 चीज़ें जो है वो आपके एग्जाम में आती है। इसका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, रीजनिंग पहले आ सकता है, मैथ पहले आ सकता है, कुछ भी आपका जो है पहले आ सकता है। तो अगर हम 3 नवंबर 2022 को एग्जाम के बारे में बात करें तो इसका रीजनिंग जो है वो बहुत ही ईजी आया था, ज़्यादा टफ नहीं आया था। कुछ बच्चों ने जो मेहनत की होगी उनके लिए बहुत ईजी था और जिन बच्चों ने बिल्कुल मेहनत नहीं की उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लेकिन फीडबैक के मुताबिक जब हमसे बच्चों से रब्ता हुआ या बच्चों ने हमें फीडबैक दिया तो सभी का ओवरऑल 17 या 18 जो है वो रीजनिंग में ठीक हो रहा था। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस बार का जो रीजनिंग था वो थोड़ा सा पिछले के मुकाबले कह सकते हैं वो बिल्कुल ठीक था। वहीं अगर हम बात करें दूसरे सेक्शन की, जो है आपका मैथ, जो सबको जो है पसीने छुटा देता है, और इस बार हालांकि ऐसा नहीं हुआ, डिफिकल्ट नहीं कह सकते, जिस बच्चे ने अच्छे से मेहनत की होगी उसने भी जो है उसमें ठीक ठाक 15 या 16 क्वेश्चन कर लिए होंगे। लेकिन फिर भी ओवरऑल हम देखा जाए तो मैथ का जो पोर्शन था उसका जो हम देखा जाए तो कह सकते हैं वो मॉडरेट था, ना इजी कह सकते हैं और ना ही डिफिकल्ट कह सकते हैं, वो उनके दरमियान का था। क्योंकि आपको पता उर्दू वाले बच्चे जो है वो मैथ इंग्लिश से थोड़ा घबराते हैं, तो उनके लिए भी ये बात थी कि आप लोग जो है वो इसको ज़्यादा डिफिकल्ट वे में ना लेके जाएं। ये बहुत ही इजी था कह सकते हैं जिसने मेहनत की होगी। लेकिन ओवरऑल काफ़ी सारे बच्चे कह रहे इजी थे, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे टफ थे। कहने का मकसद ये है कि जो तैयारी करके गए उनके लिए इजी था और जो बच्चे नहीं तैयारी करके गए थे उनके लिए टफ था। लेकिन फिर भी हम ओवरऑल कह सकते हैं कि इसमें मॉडरेट कह सकते हैं कि ना तो डिफिकल्ट और ना ही ईजी, ये बीच का था। यानी कि मैथ जो है वो आप लोग आराम से सोल्व कर सकते थे क्योंकि 15-16 क्वेश्चन अगर आप मैथ के कर रहे हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि ये मॉडरेट में था। वहीं अगर हम बात करें इस बार की GS की, तो GS जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट इसमें पूछा गया है। इतना लेवल काफ़ी हाई कर दिया गया था इसमें GS में। बच्चे कोई 6 करके आया, कोई 7 करके आया, कोई 10 करके आया, कोई 12, मैक्सिमम जो है वो बच्चे 13 या 12 तक ही रहे। तो हम लोग कह सकते हैं GS का जो इस बार का पोर्शन था वो बहुत डिफिकल्ट था।
ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन करंट से पूछे गए थे। आपको पता होगा, आप लोग एग्जाम देकर आए हैं, जो करंट में ज़्यादा चीज़ें चल रही थी उसी को जो है वहाँ पर फोकस किया गया है। एक दो सवाल हिस्ट्री से था, बाकी जो है सारे ज़्यादातर करंट से देखने को सवाल जो है करंट से थे। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं जीएस जो है वो इस बार का टफ पूछा गया। वहीं अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश की जो इस बार की ग्रामर आई थी वह बहुत ही शानदार आई थी। अगर कोई भी बच्चा थोड़ा सा 10वीं का या 12वीं का ग्रामर पढ़ के गया होगा तो उसका जो है वो वहाँ पर अच्छा इंग्लिश वाला पोर्शन जो है बिल्कुल हो गया होगा। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों का ये भी रिव्यू था कि सर उसका जो पैराग्राफ था वो बहुत डिफिकल्ट था। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि इस बार वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, किसी कह सकते हैं कोई बीमारी वगैरह को लेकर जो है वो इस बार था। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इस बार का जो इंग्लिश था वो ओवरऑल ठीक था, अगर पैराग्राफ को हम दरकिनार कर दें। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के रिव्यू के बाद मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश उस लेवल की आई थी जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होनी चाहिए, खासतौर पर टीचिंग वाले लेवल में। भले ही आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, लेकिन जब आप लोग इंटरनल हो जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें जो है वो वहाँ पर इंग्लिश में देखने को मिलेगी। या नोटिस हुआ, या कह सकते हैं कोई एप्लीकेशन हुई, या कह सकता है किसी भी तरह का कोई सर्कुलर आएगा तो वो आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। तो इस बार की जो DSSB PGT में इंग्लिश आई थी वो काफ़ी अच्छी आई थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस बार की जो इंग्लिश थी वो बहुत ही खूबसूरत और गुड थी। वहीं अगर हम बात करें अपनी मातृभाषा की हिंदी की, इस बार हिंदी ने जो है सबको रुलाया, क्योंकि आप लोग हिंदी से मोहब्बत नहीं करते। तो इस बार के पेपर में जो हिंदी ने आपसे बदला लिया है, लेकिन हिंदी क्या मातृभाषा है तो उसके लिए उसने अपना लेवल भी बनाए रखा। इस बार जो है वो इंग्लिश का पैराग्राफ जो है वो थोड़ा टफ दे दिया था, और जो हिंदी वाला पैराग्राफ था वो बहुत ईजी था। बाल दिवस पे 14 नवंबर था, आप सबको पता होगा, बहुत ही ईजी था। सबने 5 के 5 क्वेश्चन जो है पैराग्राफ के अटेम्प्ट किए होंगे। लेकिन वहीं उस अलंकार ने आपका जो है अहंकार को चकनाचूर कर दिया, और आपका जो है वो अलंकार को ज़्यादा महत्व नहीं देते, इसलिए उसने आपका जो अहंकार है वो चकनाचूर कर दिया। और उसी को लेवल के देखते हुए हम लोग कह सकते हैं इस बार की जो हिंदी थी वो काफ़ी अच्छी थी। लगता था कि भाई हाँ, आप लोग जो है वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एग्जाम दे रहे हैं। नहीं तो हिंदी जो है बहुत ईजी आती थी, लेकिन इस बार जो है ना तो ईजी था, ना ही डिफिकल्ट था, और ना ही मॉडरेट था। मतलब कह सकते हैं एक कॉम्पिटेटिव और एक टक्कर देने वाली हिंदी इसमें आपको देखने को मिली। पैराग्राफ थोड़ा ईजी बना दिया, और वहीं आपका अलंकार या कह सकते हैं 2-3 क्वेश्चन जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट दे दिए। लेकिन ओवरऑल जो है उसके 15 से 16 क्वेश्चन जो है वो आप लोग आराम से करके आए होंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल डेफिनेटली ठीक होंगे अगर आपने थोड़ा सा भी IQ लेवल अपना लगा दिया होगा। क्योंकि DSSB PGT का जो एग्जाम है या कोई भी और एग्जाम होगा वो सिर्फ आपके IQ लेवल से निकलता है, ना कि किसी पढ़ने से या किताबों या नोट्स के ढेर लगाने से। आपको कोई पता होगा जितने भी वहाँ आए होंगे सभी जो है वो सारी किताबें या सारे नोट्स पढ़कर आए होंगे, लेकिन एग्जाम उसी का क्रैक होता है जो अपने IQ लेवल का इस्तेमाल करता है। तो ये हुआ आपके पहले सेक्शन का पार्ट जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आपके मेन सब्जेक्ट की, जिसके लिए आप लोग यहाँ तक आए हुए हैं, और उसी के भरोसे जो है वो काफ़ी सारे बच्चे जो है वो एग्जाम देने जाते हैं, जिसका नाम है उर्दू। आपको पता होगा उर्दू के 180 क्वेश्चन थे, जिसमें आपके अलग अलग सेक्शन में 20-20 करके जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। वहीं अगर हम बात करें 20 के, तो 20 क्वेश्चन थे आपके टीचिंग मेथोलॉजी के, जो इस बार के एग्जाम में जो है वो बहुत डिफिकल्ट है था, वो बहुत ही टफ आया था। उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम अपनी उर्दू जबान के बारे में बात कर लेते हैं। उर्दू का पेपर जो है जैसा बच्चे सोच कर आए थे, बिल्कुल उसके जैसा उर्दू का बच्चा पेपर सोच के आते बिल्कुल वैसे ही आया। बार के जो सवाल आए थे उर्दू में बहुत ही BA MA लेवल तक ही आए थे, क्योंकि आपको पता है कि जो PGT है वो 12वीं तक ही पढ़ाने को मिलता है बच्चों को। तो इसलिए इस बार का जो लेवल है बहुत ही ईजी था। उर्दू का जो बहुत ही ईजी पेपर रखा गया था। अगर कोई बच्चा अच्छे से मेहनत करके आया होगा तो उसने 150 या 160 तक जो है उसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया होगा। 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बच्चे जो है वो एकदम उनका उर्दू के पेपर को देख के दिल गार्डन हो गया होगा। उसमें से मैं कुछ आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, ताकि जो बच्चे आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लेवल पता चल जाए उर्दू का। जैसे 3-4 सवाल है, उसका जिक्र मैं आपके सामने कर देता हूँ। मीर तकी मीर की वफ़ात कब हुई, कहाँ हुई, तज़किरा निकातो शोरा किसका है, ज़िक्र मीर क्या है, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, अल्लामा इकबाल का आखिरी शेरी मजमुआ कौन सा है, प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, गालिब की वफ़ात कब हुई, गालिब की फ़ारसी तसनीफ़ का नाम बताइए, मारूफ परी किस मसनवी का किरदार है, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई। तो इस तरह के जो सवाल जो है वो आपको देखने को मिले थे 3 नवंबर DSSB PGT उर्दू में। कहने का हमारा मकसद ये है कि इस बार का जो उर्दू का पेपर था वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सरल और बहुत ही आसान आया था। अगर किसी बच्चे ने लग के 1 से 1.5 महीने मेहनत कर ली होगी तो उसने भी जो है वो अपने उर्दू में जो है वो अच्छा स्कोर कर लिया होगा। माना कि सीटें कम है, लेकिन आपका उर्दू का पेपर जो है बहुत ही अच्छा गया होगा। इससे जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जो आने वाली वैकेंसी है जो बिल्कुल आने को बिल्कुल तैयार है, तो उसके में आपको जो है वो ज़रूर से ज़रूर
उर्दू का फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा अगर आपका 1-2 नंबर से पेपर रह जाता है, क्योंकि सीटें कम है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सीट कम है, आपकी मेहनत जो है बिल्कुल वाजिब है, आपने जो मेहनत की थी वो बिल्कुल कबूल की गई है। बस यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है सीट के कम होने का, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आने वाले वक्त में जो है वो जल्द से जल्द DTSSB में TGT और PGT दोनों की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिर ये हुआ आपके उर्दू का। इसमें सारे सवाल जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सहल थे, लेकिन इसमें काफ़ी सारे बच्चों को परेशानी हुई क्योंकि पेपर था, लेकिन इसमें हिंदी के भी सवाल पूछे गए थे। ख़ास तौर पे आपको छायावाद से लेके 2-3 सवाल थे। और वहीं इसमें बात करें अरबी और फ़ारसी के जो शोरा हैं या फ़ारसी की जो कवायद है या फ़ारसी की जो ग्रामर है, उससे भी आपको काफ़ी सारे सवाल देखने को मिले, जिससे बच्चे जो हैं वो काफ़ी परेशान दिखे कि इस तरह का जो उन्होंने सवाल की जो है बिल्कुल भी एक उम्मीद नहीं की थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 10-12 सवाल जो है वो बिल्कुल ऐसे होते हैं एग्जाम में जो आपका कोई भी नहीं कर पाएगा। तो बस आप इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए कह सकते हैं कि जो 10 से 15 सवाल आए थे, कुछ हिंदी के थे, कुछ अरबी के थे, कुछ फारसी के थे, अगर इनको हटा दें तो ओवरऑल पेपर जो है वो बहुत ही शानदार लेवल का आया था उर्दू का, अगर आपने अच्छे से मेहनत की होगी। वहीं अगर हम बात करें इसके लास्ट पोर्शन की, जो है हमारा टीचिंग मैथोलॉजी, उसके सवाल बहुत ही लेंथी थे, उसके जो ऑप्शन थे वो भी बहुत लेंथी थे। तो बच्चों को जो है उसमें और आखिर में खुलता है जहाँ पर वक्त की कमी होती है, इसलिए काफ़ी सारे बच्चों का जो है ये वाला पोर्शन छूट गया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने 2-3 या कह सकते हैं 10 तक जो है उसको अटैम्प्ट किया। इसमें 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के आए थे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आए थे, तो ओवरऑल 20 क्वेश्चन जो है वो आपके टीचिंग मैथोलॉजी के थे। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों का छूटने की वजह से हम सिर्फ इसमें इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि जितने बच्चों का अभी तक हमें फीडबैक मिला उन्होंने यही कहा है कि इस क्वेश्चन के जो सवाल थे वो काफ़ी लेंथी थे, तो इसलिए उनको पढ़ने में हमें ज़्यादा वक्त लग रहा था। इसके अलावा उसके जो ऑप्शन थे वो भी जो है वो बहुत लेंथी थे, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस बार का जो टीचिंग मैथोलॉजी था वो काफ़ी टफ था। बस उसे समझने में हमें वक्त की ज़रूरत थी, जो हमारे पास नहीं था। और इसी को लेके जो है वक्त की कमी को लेके ही आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रैक्टिस करता है उसके लिए वक्त जो है वो बहुत ही सिचुएशन के एतबार से होता है। वो अपना टाइम को देता है कि भाई आपको कितना घंटा या कितना वक्त जो है वो किस सेक्शन को देना है, क्योंकि जो बच्चे करके आए होंगे और जिन बच्चों ने अपने टाइम को मैनेजमेंट किया होगा उसका जो सिलेक्शन पक्का है। अब सिलेक्शन कैसे होगा, कितने परसेंटेज पे होगा, इस बारे में हम लोग आपको जल्द ही एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। उस लेवल का हमारे पास डेटा नहीं आया है कि आपको हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सके, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, चाहे हम बात करें मेल की चाहे हम बात करें फीमेल की, गुज़िश्ता साल से ज़्यादा रहने वाली है। क्योंकि इस बार का जो पेपर है पिछले के मुकाबले बहुत ही इजी आया था, उर्दू का भी और पहला पेपर भी। बस यहाँ पे ये हो गई कि सीट जो है वो कम है। तो फिर वेट कीजिए, आप जल्द ही हम आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी बिल्कुल भी ना रोकें, जो बच्चे आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।